नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के इस अंक में। मनमोहन सिंह, मोदी सरकार कहती है, आप आदमी तो बहुत अच्छे हो, पर आपका काम बहुत घटिया था। कमाल की बात है ना? एक शब्द में पहले एक आदमी को आप आसमान पे चढ़ा देते हो कि तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। और ये कोई और नहीं कह रहा है, मोदी जी कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो। एक इंसान होने के नाते तो उन पर अटैक करना बड़ा मुश्किल है। क्या कहोगे उनके बारे में अल्टीमेटली? विनम्र हैं, जीनियस हैं, पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के जाने-माने, जिन्हें बराक ओबामा कहता था कि ये कुछ होता है तो मैं इनसे सलाह लेता हूँ, मेरे गुरु हैं ये। एक वो आदमी जो लंबे टाइम तक फैकल्टी भी रहा, आरबीआई का गवर्नर रहा, भारत का वित्त मंत्री रहा, भारत का लिबरलाइजेशन का प्रोसेस उनके थ्रू स्टार्ट हुआ, फिर भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1 साल, 2 साल नहीं, 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और जब कोई व्यक्ति उस इंसान के उन 10 वर्षों का जो इतिहास देखे, तो फिर क्रूड भाषा में कहा जाए, तो एक तरफ तो कह दिया कि आप अच्छे आदमी हो और दूसरी तरफ आप उनकी चड्डी बनियान उतारने में लगते हो। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? एक व्यक्ति जिसने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की, निस्वार्थ भाव से, कभी अपने लिबास पर उसने गौर नहीं किया। दिन में एक फिक्स लिबास उसका रहता था, सफ़ेद कुर्ता-पजामा और एक नीली पगड़ी, वो उनका ट्रेडमार्क था। कभी दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलने, कभी पॉम्प एंड शू नहीं, अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हवाई जहाज़ों में भी अपने प्रेस के लोगों को लेके जाता था, उनसे बात करते थे। हमेशा ओपन रहते थे बातचीत के अंदर, अगर कांस्टेंट थे, तो भी ओपन रहते थे। इसके साथ ही जब भारत ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का एक एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ में, तो वहाँ पर वो अपनी सरकार को लेकर अड़ गए थे कि सरकार गिरती गिर जाए लेकिन मैं अपना स्टैंड नहीं छोड़ूँगा। वहाँ पे आपने मनमोहन सिंह का रूप देखा। दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आता है जिसका नाम है सब प्राइम क्राइसिस 2008-9 में। सारी दुनिया की इकोनॉमी टैंक होती है, लेकिन मनमोहन सिंह अपनी इकोनॉमी को बचा ले जाते हैं और उसके बावजूद भी भले थोड़ा लोअर लेवल का क्या कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ था, लेकिन जब सबकी ग्रोथ माइनस में थी, तो वो अपनी ग्रोथ को प्लस में ले जाते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। इसके अलावा इस इंसान की बाकी जो ख़ासियत है, उसके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। नाम मनमोहन सिंह है लेकिन इतने हेवी वेट कि शायद उनके वज़न के बराबर का इंसान मिलना मुश्किल है। ये मैंने उनकी खूबियों की बात की, उनकी नीतियों की बात की। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी एक छोटे से 4-5 पॉइंट्स जो मैं रखना चाहूँगा कि एक व्हाइट पेपर का जवाब तो देना ज़रूरी भी है कि अल्टीमेटली आप किसी व्यक्ति के जो किए गए कार्य हैं, उसको तोलोगे किस तरह? तराजू कौन-सी लोगे? क्या वेमेंट होगा आपका? लेकिन इससे पहले मैं अपनी एक छोटी-सी पीपीटी पे आऊँ, अपने कुछ पॉइंट्स पे आऊँ, तो मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं हिमाचल की पुण्य भूमि से दिनेश कुँवर जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वरिष्ठ विश्लेषक हैं। गुजरात से हिमांशु भयानी जी, सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आज जुड़े हैं हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं कुछ डेटा पेश करना चाहूँगा। कहते हैं, आंकड़े जो होते हैं वो आपका आईना होते हैं। आप उस आईने में अपने आप को देख सकते हैं। हो सकता है कई बार आप साफ तो आईना करते रहते हैं, लेकिन धूल चेहरे पर होती है। फेमस शेर भी है इस किस्म का। मैं वो कुछ आंकड़े पेश करता हूँ, जिनकी वानगी मैं चीज़ों को कंपेयर करता हूँ। क्योंकि इनके व्हाइट पेपर में क्या कंपेयर किया गया है, वायरलेस के डेटा टैरिफ तब क्या थे, अब क्या है? भाई पूरी दुनिया में तब बहुत ज़्यादा डेटा टैरिफ थे, पूरी दुनिया में आज कम है, तो आपने ऐसा क्या किया? नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डबल हो गए। भाई नेचुरली 10 साल के अंदर आप कुछ तो करोगे ही ना, इसमें ऐसी कौन-सी नई बात है? हमने रेल एक्सीडेंट कम कर दिए, लेकिन जिस लेवल के ले रेल एक्सीडेंट हुए तो उनको कोई भुला तो सकता नहीं है। इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो हर साल होता आया। अच्छा होता कि अगर इस व्हाइट पेपर के अंदर वो 2004 के भी आंकड़े देते, लेकिन इन्होंने एक चालाकी 2014 तक के आंकड़े दे दिए और फिर 2024 के आंकड़े दे दिए।
लेकिन अगर 2004 के जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिजीम होता कि तब हम 10 साल पहले और कहाँ पे थे, तो शायद एक बेहतर कंपैरिज़न हो सकता था। पेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो इन्होंने एक पेच फँसाया वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नेचुरली भई एक देश के अंदर जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो एक सॉवरेन ग्रोथ होती है, तो नए-नए पावर प्लांट तो आते हैं। फिर इन्फ्लेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास कुशन ज़्यादा है, तो नेचुरली आप ज़्यादा खर्च करेंगे। एफडीआई ज़्यादा आया, लेकिन $305 बिलियन अगर मोदी अपना एमएमएस के टाइम में था, तो आज वो बढ़कर समझो 590, 596 हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ तो इंक्रीज़ होगा। देश तरक्की तो करेगा ही ना, 10 से 12% का सॉवरेन ग्रोथ तो होता है। बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन मैं पूरे टैक्सेस की बात करूँगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अब इसके बारे में तो यूएनओ की काफ़ी रिपोर्ट आ चुकी है कि द बेस्ट पीरियड व्हिच वाज़ 2004 to 2014 when maximum people were taken out of the poverty line actually. थोड़ा-सा एक डेटा और देख लेते हैं यहाँ पर, जिनकी सहारे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। एमएमएस वर्सेस मोदी। यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ का पहला कंपैरिज़न, तुम्हारी कमीज़ मेरी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद क्यों? यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर ईयर वाइज़ ग्रोथ रेट के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं और ये नए बेस रेट से पुराने बेस रेट से नहीं है। यहाँ पर 7.06% की 10 साल की कंपाउंड एवरेज ग्रोथ है। किसकी? मनमोहन सिंह की। मोदी के 10 सालों की जो एवरेज ग्रोथ है 5.8% है, पूरी की पूरी यहाँ पर हमने दी हुई है, कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक मिंट का चार्ट लेते हैं। मिंट का चार्ट कहता है कि लास्ट के अगर 3 ग्राफ आप देखेंगे, तो यूपीए का 6.8 है और मनमोहन सिंह का 10 साल का 5.8 है। ये पहला फिगर है जहां पर 1% का फर्क आता है। अगर ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, वहां पर मिसमैनेजमेंट था, उनका पैरालिसिस था, सब कुछ था, तो फिर क्या 6%, 6.8% की जीडीपी ग्रोथ क्या आसमान से गिरी है? और इसके अंदर इन्फ्लेशन का डिफ्लेटर होता है जो माइनस किया जाता है, इसलिए आप इन्फ्लेशन को ला नहीं सकते यहां पर। तो 1% का जो ग्रोथ अधिक है 10 सालों के अंदर 5.8 के मुकाबले 6.8, हालांकि मेरा अनुमान 7.02 का है इसका ये, लेकिन चलिए मैं 6.8 पकड़ के चलता हूं, तो भी 1% ज्यादा है। यही बात शायद मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुई कि इतना कुछ करने के बाद, सब कुछ बड़बोलापन करने के बाद, उसकी ग्रोथ मेरी ग्रोथ से ज्यादा। कितना मैनिपुलेट किया आंकड़ा हमको पता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो भी यहां पर वो मार खाते हैं। अगले आंकड़े पे आते हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्शन में बताया गया कि इनका जो कंस्ट्रक्शन था हमारे मुकाबले 1/3 था। हमारा 30 किलोमीटर है वो बहुत नीचे था। लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास 2016 15-16 से सारे के सारे आंकड़े हैं। कुल मिला के जो कंस्ट्रक्शन हुआ है 30,867 किलोमीटर। ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक टाइम्स के, मैं आपको पहले बता दूं, सोर्स भी बता रहा हूं यहाँ पे। 30,867 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन तैयार होके रेडी, इस टाइम ऑपरेशनलाइज है मोदी जी के टाइम में हाईवेज का। लेकिन यहां पर होता क्या है कि 2018 में एक फार्मूला चेंज किया जाता है, लेन किलोमीटर आ जाता है। लेन किलोमीटर मतलब अगर मैं 4 लेन का 1 किलोमीटर का हाईवे बनाता हूं, तो एमएमएस के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में उसको 1 किलोमीटर काउंट किया जाता था। लेकिन अब गडकरी जी के आने के बाद और मोदी जी के आने के बाद इसको 4 किलोमीटर काउंट किया जाता है। अगर कोई हाईवे 6 लेन का है, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, अगर वो 1 किलोमीटर बनता है तो उसको 6 किलोमीटर काउंट किया जाता है। इसको लेन किलोमीटर कहता है। लेन किलोमीटर के हिसाब से मोदी जी के 30,867 किलोमीटर के मुकाबले मनमोहन सिंह के टाइम में 27,282 किलोमीटर की लेन किलोमीटर फॉर्मेट से हाईवे बने हैं। इसलिए कोई ये ना समझे कि उनके टाइम में ये ग्रोथ बहुत कम थी। ये दूसरा आंकड़ा मैंने पेश किया है। मैं तीसरे सॉलिड आंकड़े पे आता हूं। हो सकता है बाकी आंकड़ों के ऊपर लोग ऑब्जेक्शन कर पाए। इस आंकड़े पे जो कि सॉवरेन टैक्स ग्रोथ, आप कुछ भी अपने देश में करिए, चाहे आप एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका गुड्स हो, चाहे आपका सर्विसेज हो, चाहे आपका कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करते हैं इस देश में, अल्टीमेटली हर चीज टैक्स में कन्वर्ट होती है। तो टैक्स की ग्रोथ क्या है? हमारे देश की टैक्स की ग्रोथ पिछले 10 सालों में वो कितनी है? आप पाएंगे यहां पर पिछले 5 साल की ग्रोथ, ये भी इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं, जो कि कुल मिला के एवरेज क्या आता है, टॉप की लाइन में अगर देखें, बाद में आप बैक करके देख सकते हैं आराम से। 5 साल का मोदी जी का एवरेज ग्रोथ रेट टैक्स रेवेन्यू का 10.2%, 10.2%। 2024-25 को मिला के भी 9 से 11% का उसमें आता है। लेकिन भारत का एवरेज क्या है? मेरे पास सारे आंकड़े हैं 1985-86 से लेके 10 से 12.5% का हमारा सॉवरेन ग्रोथ रेट है टैक्स कलेक्शन का। सॉवरेन ग्रोथ रेट का मतलब होता है पिछले साल के मुकाबले मैंने इस साल कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया।
पिछले साल के मुकाबले, तो 10 से 12.5% का सॉवरेन टैक्स ग्रोथ आता है। ये 38 सालों का एवरेज है। अब एवरेज टैक्स ग्रोथ इन मनमोहन सिंह टाइम 12.5% को क्रॉस करता है। एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जिनका एवरेज टैक्स ग्रोथ 12.5% क्रॉस करता है पिछले साल की अपेक्षा। एवरेज टैक्स ग्रोथ इन मोदी टाइम इज लेस देन 11%। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, इन आंकड़ों को झुठलाया नहीं जा सकता है। डेट ऑफ इंडिया 55 लाख करोड़ से हमारी जर्नी आती है 190 लाख करोड़ की। 65 सालों में हमने 55 लाख करोड़ पे हम आए थे, लेकिन अब पिछले 10 सालों के बाद अब हम 190 लाख करोड़ पे हैं। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। ये भारत सरकार का लेटेस्ट 2024-25 का डेट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है यहां पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, थिंक बिफोर यू जंप। हैव यू एवर सीन एनी ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विद अ बेगिंग बाउल इन द हैंड? मैं चुनौती दे रहा हूं आज में। Have you ever seen any of the top 10 economies of the world with a begging bowl in the hand, asking for loans from AIIB, ADB, World Bank, Zika, EU Bank, IFC, and other foreign institutions and nations every year, except India? टॉप 10 में से कभी आपने देखा है? इंडिया मांगता है। आप पांचवी बड़ी इकोनॉमी हो या तीसरी, अगर आपके हाथ में बेगिंग बाउल है कि मुझे लोन दो, तो फिर आपकी इज्जत नहीं होती। एंड लास्ट, हैव यू एवर सीन ए पीएम tarnishing the image of former PMs just to upgrade himself? Have you ever seen a PM tarnishing the image of former PMs just to upgrade himself? That is the topic. सॉरी, मैंने काफी लंबा समय लिया, लेकिन कुछ आंकड़े बताने बहुत जरूरी थे और मैं आंकड़ों की भाषा में ही बात करता हूं। आनंद वर्धन सिंह जी, सीधी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। मैं दिनेश भाई, आप सभी मतलब वो हैं, विशिष्ट लोग हैं। आंकड़ों में शायद आप सब लोग मुझसे बेहतर होंगे। मैं इसका पॉलिटिकल बात ज्यादा करूं। मैं दो तीन चीजें बोलूंगा। देखिए, एक चीज तो ये है कि मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा मेरे जीवन में नहीं आया जो आपको छोटा करके खुद बड़ा हो जाए। ये कोशिश बहुत लोग करते हैं। आज मैं कहूं कि दिनेश जी बहुत खराब आदमी है, हिमांशु जी बहुत खराब आदमी, तो मैं नहीं बड़ा हो जाऊंगा। ये मनमोहन सिंह को छोटा करके मोदी जी को किसने बता दिया है कि आप बड़े हो जाएंगे? और ये इनकी एक बार की नहीं, इनकी बार-बार की कोशिश है और शायद ये इनकी आदत में आ गया है। नेहरू को छोटा करके, गांधी को छोटा करके। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि ये मतलब आप सूरज आ रहा है, तो क्या आपको कोई छाता दे दिया है, या गंदी बात कहूँ तो क्या ऊपर मुँह करके अगर थूकते हैं तो थूक अपने ऊपर गिरता है। देश के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उनका की अगर नेम शेमिंग करते हैं तो लोग हँसते हैं आपके ऊपर। मैं 2-3 चीज़ों पे इसलिए आ जाऊँगा क्योंकि अ, मोदी जी का इस पर इस समय डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है। वो सामने-सामने दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। ये सब लोग राय देते हैं। मोदी जी का ये कहना है कि भई मैं इसलिए 1-2 छोटी बातें आपके साथ शेयर कर लूँ, दर्शक भी इसको समझें कि बार-बार ये कहा गया मोदी जी द्वारा। अच्छा, मोदी जी जिस तरह से संसद को मतलब या तो उनको आदत पड़ गई है या जानबूझ के वो करते हैं, उसको बिल्कुल चुनावी प्लेटफ़ॉर्म बना लिए थे। आपने आज तक सुना है कि संसद में किसी ने कहा कि 400 पार? किसी ने सुना? ये इस संसद पार्लियामेंट में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अब हम 400 पार करेंगे, अब हम ये वाला बात का। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? इनकी कौन-सी बात कर रहा है? मोदी जी का झूठ भी मतलब अब मोदी जी तो खुद झूठ बोलते ही थे, अब वो पूरी व्यवस्था से भी झूठ बुलवाते हैं। मोदी जी ने संसद में खड़े होके बार-बार कहा कि मैं ओबीसी की व्यथा और मैं जानता हूँ, क्योंकि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। तो उस पे एम्फसाइज़ बहुत देर तक उन्होंने किया कि वो ओबीसी। राहुल गांधी ने जब उनसे कहा, और वो कोट अनकोट है, राहुल गांधी ने ये कहा कि आप जन्मजात ओबीसी नहीं हैं और आपको भाजपा की सरकार ने ओबीसी बनाया था। ये उनका टोटल कोट था। पीएमओ का के यहाँ से एक वो आया है, क्लैरिफिकेशन आया है कि नहीं, इनको तो उनका मोदी जी का बार-बार कहना था कि ये ओबीसी का दर्द कांग्रेस वाले क्या जाने, कांग्रेस तो बड़े आदमियों की पार्टी है, इस तरह के तंज कस रहे थे। अब पीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कल कि भाई ये तो छविदास मेहरोत्रा जी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 25 जुलाई 1994 को, मुझसे बेहतर हिमांशु जी इसको बताएंगे कि उन्होंने इनको ओबीसी बनाया था। उन्होंने ओबीसी नहीं बनाया था। उन्होंने उस समय इनके समाज को और बहुत से समाज को एससी-बीसी कहा था। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहा था, ओबीसी नहीं कहा। ओबीसी का जो, मैं लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे मुद्दे पे आ जाऊँ, का जो गज़ट और जो फाइनल हुआ था वो अटल जी जब केंद्र में थे, उन्होंने उसको किया था। आपकी सरकार थी।
पहली बात, एक तो आप पीएमओ से झूठ बुलवाना बंद करिए, खराब बात है मोदी जी, आप खुद झूठ बोलिए, ठीक है, आपका झूठ अब पूरा देश जानता है कि आप झूठ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीएमओ को इस व्यवस्था में ये झूठ मत डालिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं अंदर संसद में खड़े होके कि कांग्रेस ने ओबीसी के लिए क्या किया? आपका पीएमओ कह रहा है कि कांग्रेस ने ही की ओबीसी स्टेटस दे दी। तो थोड़ा अपना होमवर्क भी तो ठीक कर लीजिए। आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी सफाई से और कितनी किस मैं इसलिए सिर्फ इन बातों को कह रहा हूं कि व्हाइट पेपर लाने का कोई मतलब नहीं था। आप मुझे आज बताइए कि मैं कहां खड़ा हूं। आप मुझे आज बताइए कि महंगाई कहां है। आप मुझे आज बताइए कि मनमोहन सिंह के जमाने में क्या 81 करोड़ लोग इस देश में को फ्री राशन दिया जा रहा था। वो भुखमरी के कगार पे थे। आपको आपको इसको आंसर करना है। आपने आपने एक नहीं, आपने घोटाले की हद तक आपने वैक्सीन का काम किया था। जब वैक्सीन को बेचा गया था इस देश में और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वो वैक्सीन को फिर आम आदमी तक सुलभ हुई थी, ये सबको याद है। तो अब आप उसपे आ गए हैं। मैं ये आप हर बार झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रेन एक्सीडेंट कम हो गए हैं। अरे आम आदमी की ट्रेन का टैरिफ क्या हो गया है? अब आम आदमी ट्रेन पे नहीं चल सकता, आपने टैरिफ इतने बढ़ा दिए। आप कहते हैं कि आपने एयरपोर्ट बढ़ा दिए। आपने एयरपोर्ट बढ़ा के अपने किसको दे दिए हैं? सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट इस देश में आज आपके दोस्त अडानी जी चला रहे हैं और क्या रेट कर दिए हैं। आप एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट चार्जेस है वो आपने कहां बढ़ा दिया? आप कह रहे हैं पावर प्लांट की आप बात कर रहे हैं। आप पावर प्लांट में आपने किया क्या है ये देश को बताइए? बांग्लादेश को पावर देनी है, ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदा जाएगा, झारखंड में पावर प्लांट लगेगा, थर्मल पावर प्लांट, प्रदूषण झारखंड में होगा, नदी झारखंड की खराब होगी और वो दिया जाएगा और कह रहे हैं कि नहीं एम्प्लॉयमेंट देंगे। मतलब मतलब ये मोदी जी का हमें कभी-कभी झूठ बोलने की जो इंतहा होती है। मोदी जी, मनमोहन सिंह के समय 2 आपके लोगों को जरा 2-3 लोगों के नाम ले लूं, आपने उनका क्या किया जरा बताइए। इस देश का जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ वो विनोद राय आपके आदमी ने सरकार में घुस के एज कैग उन्होंने जो जो जब ऑक्शन का वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की और कोयला घोटाले की जो बात की थी, जो नोशनल लॉस 1,80,000 करोड़ की बात की थी, वो कहां है? आपने कोई जांच बिठाई? आदमी झूठ बोल के निकल गया और सरकार कर गई। कोर्ट ने कहा इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। आपने अन्ना हजारे को आप और आपकी पार्टी ने मिलकर जिस तरह से काम किया था, आज अन्ना हजारे जी कहां हैं? आपने स्वामी रामदेव का लाला रामदेव में बनाने का जो आपने काम किया, जो स्वामी रामदेव कहते थे कि नकली वो कैसे लाएंगे, ब्लैक मनी कैसे लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, वो तो नोट वोट गिनवाने लगे थे। तो आपने स्वामी रामदेव को लाला रामदेव बनवा दिया, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया। मैं एक अंतिम बात कह के क्योंकि वो थोड़ा कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एनएचएआई का आपने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि पहले अगर अगर 6 लेन की सड़क है तो 1 किलोमीटर ही मानी जाती थी। अब 6 लेन की सड़क को 6 किलोमीटर माना जाता है। अगर वो 1 किलोमीटर बनती है, तो आपने पहले तो इसमें ही धोखाधड़ी की, सरकार को बताया नहीं। वो सारी चीज़ों में धोखाधड़ी की है, जीडीपी का रेट कैसे होगा, इन्फ्लेशन का रेट को आपने सारा किया, मैं उसपे नहीं जा रहा हूँ। एक चीज़ भी ज़रा देश को बता दीजिए, एनएचएआई चूँकि एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने लोन ले सकती है। वो उसके उसके उसमें है। 2014 तक एनएचएआई का कुल जो लोन था वो 24,000 करोड़ था। आप और आपके गडकरी जी और आपकी सरकार ने मिलके 3,48,000 करोड़ का लोन ले लिया है और इसीलिए जो बेतहाशा वो जो उसके बढ़ रहे हैं, जो टोल चार्जेस बढ़ रहे हैं, आज वो सारी रोड जो फ्री में हम जिसमें हम लोग फ्री में चलते थे, आज से नहीं 50-50, 60-60 साल से चलते थे, उसको आपने टोल रोड बना दिया है। आप आप सिर्फ देश को इस मामले में गुमराह कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि एनएचआई में आज 3,48,000 का आपने कर्जा लेके सब काम किया। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बाकी आंकड़ों की बात आप और हिमांशु जी ये लोग बेहतर करेंगे। पॉलिटिकल उसमें मुझे हरदम अफ़सोस होता है कि इस देश का अगर कोई व्यक्ति गांधी और नेहरू को गाली दे के अगर वो ये सोचे कि वो उसकी हैसियत बड़ी हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वो अपने हँसी का नहीं, वो अपने लिए एक ऐसा ऐसा भविष्य कर रहा है कि भविष्य उसको अ, शायद उसके लिए जब लिखेगा तो बहुत कड़वाहट और बहुत कड़ी बात लिखेगा। दिनेश